हेलो डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्लब मेंबरशिप की बात हो रही थी यार, है ना सर। आई वांट टू गेट मोर देन 95% और मोर देन 90%, एग्रीड। जिसे हमने 90% क्लब कहा था। इफ यू वांट टू बी द मेंबर ऑफ दैट तो एफर्ट तो करना ही पड़ेंगे यार, एलीट क्लब है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि क्रेडिट जी कोटा की तरफ से हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी देते रहेंगे, कंसेप्ट भी समझाते रहेंगे। तो बस उसी कड़ी में इन दैट चेन दिस इज वन मोर थिंग, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत डिमॉन्स्ट्रेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि कई सारे लोग इसे प्रॉपरली समझते नहीं है, रटने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सा ट्रेंड बदलिए, ठीक है ना। समझिए, सोचिए, फिर क्वेश्चन पे अटैक कीजिए, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस पढ़ते हैं और लेंस से कई बार हम क्वेश्चन करते हैं कि लेंस को कवर कर दिया, या लेंस को हमने ब्रेक किया, या लेंस को हमने क्या कर दिया, ब्लैकनिंग कर दी उसकी। कवरिंग, ब्लैकनिंग और ब्रेकिंग। काले कपड़े से ढक दिया या काले कागज से ढक दिया या ब्रेक कर दिया, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, देन व्हाट विल बी हैपनिंग टू द इमेज। ऑब्जेक्ट वही होता है लेकिन लेंस को ब्लैक पेपर से कवर करने पे, ब्लैक क्लॉथ से कवर करने पे या ब्रेक करने पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसको स्टडी करना है। इमेज पर क्या इफेक्ट आना है, ठीक है ना, वो समझाने की कोशिश करता हूं। एंड इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। आई से दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ कॉन्वेक्स लेंस, एग्रीड, मेड ऑफ ग्लास। किसका बना है, ग्लास का, और कहाँ रखा है, एयर में रखा है। ये स्टैंडर्ड है। मीन्स मेरा ये जो लेंस है इट इज मेड ऑफ व्हाट, ये किसका बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ ग्लास। एंड कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। इफ नथिंग इज गिवन, ये आप अज्यूम कर सकते हो और कर लेना चाहिए। दिस इज द ट्रुथ। ये फोकस है लेफ्ट राइट, ये ट्वाइस ऑफ एफ है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इज दैट क्लियर इन योर माइंड। एंड ये जो आपका ए बी है, दिस इज व्हाट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इट इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, है ना। सिर्फ लेंथ दिखाई देगा आपको इसमें, ए से बी तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन जिसकी कोई हाइट हो सकती है, जिसे आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ए बी। एंड वेयर इट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ। और मैंने इसका जितने भी आपके पास में रेस थी, प्रिंसिपल रेस, ये लिया आपका मैंने और इसका इमेज बना दिया। एंड यू नो द फैक्ट कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब भी आपको मालूम है कि इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। एंड ये जो आपका इमेज ए डैश बी डैश बना है, इट्स साइज विल बी डेफिनेटली बिगर देन द ऑब्जेक्ट, और ये आपका बियॉन्ड टू एफ बनेगा। ये एक बहुत सामान्य सी चीज है जो मेरे ख्याल से सबको आती है, ठीक है ना। यू आर नोन टू ऑल दीज फैक्ट्स। तो आपकी ये इमेज बन गई, ए डैश बी डैश बियॉन्ड टू एफ है, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दिस इज फोकस एंड ट्वाइस ऑफ एफ, एवरीथिंग इज नोन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इस अपर पोर्शन को, इस पोर्शन को ब्लैक क्लॉथ से या ब्लैक कवर से ढक दूं, आई एम कवरिंग इट। What I'm doing, I am covering it। किससे, मैं इसे इस पूरे अपर पोर्शन को किससे, ब्लैक क्लॉथ या ब्लैक किससे, क्लॉथ ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, यू आर कवरिंग इट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हो क्या रहा है ये आपको सोचना है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन ये आपको सोचना है, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट थॉट ऑफ द स्टूडेंट होता है उसको लगता है यार चूंकि आपने ब्लैक कवरिंग कर दी इस पे, ठीक है, चाहे आप इसे क्लॉथ से फिलअप कर रहे हो या कवर कर रहे हो या आप पेपर से कवर कर रहे हो, सर ओपेक टू द लाइट हो गया। अब लाइट तो इससे पास आउट हो ही नहीं सकती, तो ये रे भी पास आउट नहीं होगी और ये रे भी पास आउट नहीं होगी, और रेज ही पास आउट नहीं होंगी। तो आपको मालूम है कि व्हेन दीज प्रिंसिपल रेज आर नॉट देयर देन यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द इमेज। ये पहला थॉट स्टूडेंट का जाता है, और ये पहला थॉट स्टूडेंट का जो जाता है वो इनकरेक्ट है, गलत है। लेकिन मैं यहां फिर भी स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं कि उसने बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में सोचा। रीजन बिहाइंड इट कि ये जो फिगर बनाया गया है, इस फिगर को टोटलिटी में यदि बनाया जाता या प्रिंसिपल रेस की
बेसिक्स बच्चे को क्लियर होते तो वो ऐसी गलती नहीं करता कभी भी। अभी तो उसने की है और ये वो कर सकता है, ठीक है ना। और फर्स्ट साइड में ये गलती सारे बच्चे करते हैं, एवरी स्टूडेंट। जिसने कहीं किसी ने पढ़ा हुआ है वो नहीं करता, बाकी तो सब करते हैं, सब करते हैं। इवन जो नए फैकल्टीज होते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है ना, वो भी करते हैं। तो ठीक है यार, ये हो गया, लेकिन अब थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। ये लेंस है और आपने देखा होगा दीज आर नोन एज स्फेरिकल लेंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये स्फीयर से बने होते हैं, ठीक है। मैंने यहां इस स्फेरिकल लेंस को बनाया है। सो दिस इज वन स्फीयर हैविंग द सेंटर ऑफ C2। अब कई सारी प्रॉब्लम है, बच्चा सोचता है यार 1 से शुरू होता है फिर 2 पे खत्म होता है, ये C1 होना चाहिए था, पता नहीं सर ने C2 क्यों लिखा। बट दिस इज ए स्फीयर, ये पूरा स्फीयर दिख रहा है आपको। दिस इज अनदर स्फीयर, ये भी दिख रहा है। स्फीयर 1 जो कि किसका बना हुआ है आपके पास में, इट इज मेड ऑफ ग्लास। स्फीयर 2 इट इज मेड ऑफ ग्लास। इसका सेंटर कहाँ है और इसकी रेडियस कितनी है? R1। C1 इज द सेंटर, R1 इज द रेडियस, C2 इज द सेंटर एंड R2 इज द रेडियस, ठीक है ना। ये पोर्शन आपने किसका लिया? दिस पोर्शन इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर and this portion is coming out of। तो अब ये दोनों पोर्शन लेके और लेंस को फॉर्म कर लेते हैं एंड दिस इज द लेंस जो आपको यहां इस फॉर्म में दिखाई देता है। इनसाइड में क्या है आपके पास में? तो आप कहोगे इनसाइड में इट इज अ ग्लास और ये रखा हुआ कहाँ है? सो इट इज मेड प्लेस्ड इन एयर, है ना। ये ग्लास का लेंस है और एयर में रखा है। नहीं तो ये पूरा बंद करा करो ना यार, तुम दरवाजा खुला क्यों रखते हो? तो ये पूरा का पूरा आपके पास में किसका बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ ग्लास और कहाँ रखा हुआ है? इट इज प्लेस्ड इन एयर, ये एयर में रखा। समझ गए आप मेरी बात को? तो आप मुझे एक ही जवाब देंगे कि सर ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी R2, इस स्फीयर की रेडियस कितनी R1। बट वो सोच रहा है कि सर इसे आपने R1 क्यों नहीं लिया? तो ये देखिएगा, ये आपकी प्रिंसिपल रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और C1 C2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर, सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, जिनसे आपने लेंस बनाया है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? दिस इज नोन टू बी एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ना। क्लियर हो गया आपको? अब ये प्रिंसिपल रे पहले जाके इस सरफेस से टकराएगा, तो ये सरफेस कहलाती है सरफेस 1। और ये किसका पार्ट है? ये इस स्फीयर का, इसलिए इस स्फीयर को कहा जाता है स्फीयर 1। और पहले यहां टकरा रही है, इसलिए सरफेस 1 ये स्फीयर 1 का पार्ट है, इसलिए इसका सेंटर C1 और इसकी रेडियस R1। अब आप यहां देखोगे तो ये जो सरफेस है आपके पास में, ये सरफेस आपकी कौन सी है? दिस इज नंबर 2, ये सेकंड सरफेस है। इसलिए ये सेकंड सरफेस किसका पार्ट है? इस स्फीयर का। इसलिए ये स्फीयर कौन सा हो गया आपका? 2, और इसका सेंटर C2 और रेडियस कितनी हो गई? R2। तो जिस सरफेस पर जाकर पहली बार आपकी रे टकराती है, लाइट रे, वो आपका क्या कहलाएगा? सरफेस 1। और वो जिस स्फीयर का हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे? स्फीयर 1, और उसका सेंटर C1 और उसकी रेडियस R1। और जिस आपकी सरफेस से जाके बाद में आपकी रे टकराती है उसे कहते हैं सरफेस 2। जहां पहले जाके टकराएगी वो सरफेस 1, जहां पहले जाके टकराएगी वो सरफेस 1, और वो स्फीयर कौन सा? स्फीयर 1, उसका सेंटर C1 और रेडियस R1। और जहां बाद में जाके टकराती है वो आपका स्फीयर 2, उसका सेंटर C2 और उसकी रेडियस R2। एग्रीड? अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये आपका जो लेंस है, इसका इमेज फॉर्मेशन का सारा गेम फोकल लेंथ का है। यदि फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, इमेज फॉर्मेशन में कहीं किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना है, वही इमेज बनेगी जहां बननी चाहिए थी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बनेंगे। तो आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो क्या होगा, ठीक है,
बिटवीन एफ एंड टू एफ है तो क्या होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस है तो क्या होगा, फोकस पे है तो क्या होगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा। ये सब चीजें बहुत सामान्य सी हैं, बहुत जनरल हैं, ये आप जानते हैं। तो सारा खेल किसका है उसे आप समझिए, द रोल एंड द डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ। सारा खेल किसका है आपके पास में, फोकल लेंथ का है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। फॉर्मूला बताता हूं उसका, ये 1/f है, मींस f इज फोकल लेंथ, देन 1/f इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू जी क्या है आपके पास में, ये स्पेशल है भाई, क्यों, क्योंकि लेंस का जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास, और रखा कहाँ है, एयर में, ठीक है। तो आप इसे म्यू एजी भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप समझते हैं इसको, ये सब बच्चों को पता है कि म्यू एजी की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, देन यू कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5 यूजुअली। एग्रीड। इसको आप म्यू जी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको म्यू ए जी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ये ज्यादा करेक्ट है और ये थोड़ा सा लेस इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालो, इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय बाद में जी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला देखा 1/f इज इक्वल्स टू दिस वन। यूजुअली आपके पास में आपके लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे, NTSC के लेवल पे, आपकी ये दोनों रेडियाई, ये दोनों स्फीयर एक जैसे हो सकते, ये स्फीयर जैसा है वैसा ही स्फीयर ये है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ये, तो दोनों के रेडियाई अलग अलग नहीं होंगे। सो यू कैन से R1 इज इक्वल्स टू R, R2 इज इक्वल्स टू R, मीन्स आपने कहा सर दोनों की वैल्यू, हमारी रेडियस जो हैं वो अलग अलग नहीं है, एंड इनकी वैल्यू कितनी है, दैट इज R, स्टार लगा रहा हूं। R1 शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ये रूल्स हैं आपके पास में, आपको समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं तो अभी पछड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। R1 इज R और R2 इज टेकन एज नेगेटिव, R1 इज टेकन एज पॉजिटिव, R2 इज टेकन एज नेगेटिव। तो जब आप यहाँ लिखेंगे 1/r माइनस 1/-r, इट इज 1/r माइनस 1/-r एंड इट गोज आउट टू बी इज 2/r। सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू आता है आपके पास में इस पोजीशन पे, दैट इज R/2 इंटू म्यू जी माइनस 1। अब आप ये समझिए कि सारा खेल किसका है, फोकल लेंथ का है ना, समझना है इसको। और फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करती है कि रेडियस कितना है, रेडियस किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सरफेस R2 इक्वल्स टू R, ये वाला सरफेस। तो जब तक R नहीं बदलेगा, R पे डिपेंडेंस है, और जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आपने मटेरियल जब तक नहीं बदलोगे किसका, लेंस का, ये आउटसाइड मटेरियल नहीं बदलोगे आप, ना तो मटेरियल इनसाइड का बदलना चाहिए, लेंस का मटेरियल नहीं बदलना चाहिए, और लेंस कहाँ रखा है वो मटेरियल भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। यदि आपने उठा के लेंस को इंस्टेड ऑफ एयर वाटर में रख दिया, ठीक है, तो कहानी अलग हो जाएगी। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये म्यू इस जगह पे चेंज करके लिख रहा हूं, म्यू जी किसका बना हुआ है, लेंस ग्लास का, लेकिन रखा कहाँ है, वाटर में, और म्यू डब्ल्यू जी की वैल्यू म्यू ए जी के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब समझिएगा कि सर मैं आपके लेंस का मटेरियल नहीं बदलूंगा, और लेंस जिस मटेरियल में पुटअप किया हुआ है, लेंस जहाँ रखा हुआ है, मैं वो मटेरियल भी नहीं बदलूंगा। तो ये म्यू ए जी, ये जो टर्म थी आपकी, ये कांस्टेंट हो गई। यहाँ ए लगा रहा हूं आपके सामने इस समय। सर ग्लास का ही बना होगा लेंस और एयर में ही रखा होगा, तो 2 तो कभी बदल नहीं सकता, म्यू ए जी भी नहीं बदला, ग्लास का लेंस से कहाँ रखा हुआ, एयर में, 1 कभी बदल नहीं सकता, और आपने ये शेप में कोई चेंज किया नहीं, इस रेडियस को बदला थोड़ी आपने।
तो आर भी नहीं बदल रहा, तो आपका फोकल लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और फोकल लेंथ आपका चेंज नहीं हुआ तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ऑफ लेंस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब सुनिए, ठीक है, मैं दोबारा आपको सारी की सारी चीज समझाता हूं और फिर कंसेप्ट समझा के अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप हार नहीं सकते और गलत भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझिएगा, पहले फिगर कैसे बना रहा हूं उसको भी देख लीजिएगा। ये स्फीयर्स हैं, ठीक है। भाई ये हिस्सा तो काट के हटा ही दिया हमने, ठीक है। ये आपका C1 है और ये आपके पास में C2 है और C1 C2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट इज सिंपली व्हाट, ये आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। एग्रीड। लेंस किसका बना हुआ है, तो आपने कहा दिस लेंस इज मेड ऑफ ग्लास। ये लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ। दिस लेंस इज मेड ऑफ ग्लास। रखा कहाँ हुआ है, एयर में। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये कितना R2 है ना, ठीक है। अब आपने इस हिस्से को ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को समझिएगा, अपर हाफ पोर्शन, अपर हाफ, एग्रीड। अब आप मुझे बताइए कि ये ब्लैक करने से क्या आपके इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ा, वही है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ा, वही है। आपने कवर ही तो किया उसको, ठीक है ना। क्या अंदर का मटेरियल बदल गया, तो आपने कहा सर अभी भी ग्लास है, एयर में रखा है, आपका R1 इज इक्वल्स टू बी R है, R2 इज इक्वल्स टू बी R है, विथ नेगेटिव साइन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो मुझे बताइए कि क्या किसी तरह का चेंज फोकल लेंथ में आएगा, नहीं आएगा। और फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया तो इमेज फॉर्मेशन में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर अपर पोर्शन को यदि कवर कर दिया जाए तो इमेज फॉर्मेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा कैसा ही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। ये आपने समझा दिया, लेकिन अभी भी बच्चा जो है वो उसको फील नहीं आता, वो कहेगा कुछ भी नहीं। यदि यहाँ एक्सपीरियंस्ड टीचर नहीं है तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा कि बच्चे को समझ नहीं आया, उसको फील क्या नहीं आ रहा है, यार रे कहाँ से जाएगी, यार रे तो ऊपर से ही जाती हैं। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, ये जो फिगर बनाया जाता है इसको टोटलिटी में यदि बना दिया जाए, मैं बना रहा हूं आपके सामने, तो फिर स्टूडेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज गोइंग आउट टू बी एस A and B, and here it is focus and here it is twice of F. Agreed? रेज जो है वो आपकी सिर्फ कन्वेंशनल है, ठीक है ना। रेज तो हजारों हजारों होती हैं, ये क्या सिर्फ आपके टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से ही रेज निकलेंगी, अरे यार फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेज आर कमिंग आउट। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, मैंने रे को आपके सामने, ये रे गया आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रह गया आपका डायरेक्टली थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये कहाँ से जाएगा, तो आप कहोगे सर इट विल पास थ्रू द फोकस, और ये यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन, दिस इज ट्वाइस ऑफ एफ एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एस एफ। एग्रीड। अब स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर देयर आर सो मेनी रेज, यस देयर आर सो मेनी रेज, sir is there any ray which is going like this? Be very careful. Yes,
ये भी रे है। इट इज पासिंग थ्रू व्हाट? फोकस एंड गोइंग पैरेलल। यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये पोर्शन नहीं होता, यही तो हाल है आपके पास में। ये लीजिए, अब तो आपको लगेगा कि सिर्फ लोअर हाफ इमेज बना रहा है, और लोअर हाफ के लिए यदि मैं बात करूं तो वही R1 है, वही R2 है, वही ग्लास है और वही एयर में रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ तो आपका वो का वही रहेगा। और ये सिर्फ आपके पास में ऐसा ही थोड़ी है कि ये वाली रे यहां से सिंगल वन है, ये वाली इट्स नॉट गोइंग टू बी एज द सिंगल वन। ये सिंगल भी नहीं है, देयर आर सो मेनी मिलियंस एंड बिलियंस रेज आर। एग्रीड? सपोज अपर पोर्शन से 1 मिलियन रेज हैं, तो 1 मिलियन रेज कहां से जा रही हैं? लोअर पोर्शन से। 2 मिलियन रेज आर फॉर्मिंग द इमेज। एग्रीड? बट वी आर शोइंग ओनली व्हाट? which are conventional, parallel to the principal axis, passing through the focus, or it will be going through the optical center, because हम symbolic image formation कर रहे हैं, which will pass through the optical center, it goes undeviated, which is parallel to the principal axis, it will pass through the focus, which is passing through the focus, it will go to the parallel to the principal axis. तो आप ये तो सिर्फ symbolic है। There are millions of rays are there, and which are forming what? The image. और image formation को control कौन करता है? Focus। और upper portion को आप remove कर दीजिए, काट ही दीजिए ना, क्या फर्क पड़ गया? ये लिए हटा दीजिए, यहाँ मैंने हटा दिया, तो आपको लगेगा कि यार ये लेंस हो गया ये। यस, आप ये वाला लेंस लीजिए या ये वाला लेंस लीजिए, दोनों की फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी हालत में, बिल्कुल एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो R1 है, इसके लिए जो R2 है, वही इसका R1 है, वही इसका R2 है। ये भी ग्लास का बना है, एयर में रखा है, ये भी ग्लास का बना है, कहाँ रखा है? एयर में रखा है, तो फोकल लेंथ सेम है। इसका इमेज फॉर्मेशन और इसका इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसा होगा। तो आप इस अपर हाफ को चाहे तो कट कर दीजिए, चाहे तो इसे ब्लैक कवर कर दीजिए, चाहे कपड़े से कीजिए, चाहे पेपर से कीजिए, आइदर इट विल बी क्लॉथ और इट विल बी पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेज अभी भी बनेगा, वही बनेगा जहां पहले बन रहा था। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F। यस, इट विल हैपन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जब आप फोटोग्राफ के लिए जाते हैं ना, स्टूडियो में जाते हैं यार, बड़े सज संवर के जाते हैं, बाल बाल बनाते हैं, तो वहाँ स्टूडियो वाला बहुत सारी लाइट स्विच ऑन करता है। वो लाइट्स इसलिए स्विच ऑन करता है कि बीइंग द ऑब्जेक्ट आपसे काफी सारी रेज बाहर आए। ये इमेज जितनी ज्यादा रेज से बनेगी, इसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। सपोज मैं कह रहा हूं कि अपर पोर्शन से 2 मिलियन रेज जा रही हैं और लोअर पोर्शन से भी 2 मिलियन रेज जा रही हैं, तो ये इमेज आपकी 4 मिलियन रेज की वजह से बन रही है। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेज होंगी, आपकी इमेज की क्लैरिटी, ब्राइटनेस उतनी बेटर होगी। ठीक है, वरना धुंधली हो जाएगी इमेज, ब्लंट हो जाएगी आपके पास। तो आपने कहा अपर पोर्शन भी जिंदा, लोअर पोर्शन भी जिंदा, और आपके पास फोकल लेंथ कितनी है? तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर 4 मिलियन रेज से हमने इमेज को बनाया बियॉन्ड 2F। अब अपर पोर्शन को या तो आपने काट के फेंक दिया, या अपर पोर्शन की ब्लैकनिंग कर दी, काला पेंट पोत दिया, या ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया, या ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तब क्या हुआ? तो अपर पोर्शन से तो कोई इस समय किसी भी हाल में रेज नहीं जा सकती। तो अपर पोर्शन की जो 2 मिलियन रेज थी, ये खत्म हो गई। सिर्फ कितनी बची? लोअर पोर्शन की 2 मिलियन। तो अब 2 मिलियन रेज है और फोकल लेंथ कितनी F है, तो इमेज तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F। लेकिन पिछली बार इमेज आपकी कितनी? 4 मिलियन रेज की वजह से बन रही थी, अब सिर्फ कितनी रेज की वजह से बनेगी? 2 मिलियन रेज की वजह से। तो आप कहोगे कि सर पोजीशन ऑफ इमेज, आपकी हाइट ऑफ द इमेज, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा,
लेकिन ब्राइटनेस क्लैरिटी, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी इमेज आपको धुंधली दिखाई देगी। 4 मिलियन रेज की वजह से इट वाज ब्राइट, इट वाज क्लियर, और 2 मिलियन रेज की वजह से इट इज समवट क्या कहेंगे, ब्लंट, इट्स नॉट सो क्लियर। लेकिन कहाँ बनेगा, जहां पहले बन रहा था। कितनी इसकी आपके पास में साइज होगी, वही जो पहले था, कुछ नहीं बदलेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय एफ। सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, एफ करता है। और आपका भी ये पता लग गया कि इस समय हम अपर पोर्शन को कट कर दें, एग्रीड, अपर पोर्शन की ब्लैकनिंग कर दें, ब्लैक पेंट से जिसे कहते हैं पुताई कर दें, या हम ब्लैक पेपर से इसे कवर कर दें, या ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इमेज फॉर्मेशन पे, सिर्फ ब्राइटनेस वीक हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ गई? बस पढ़ते रहिए, कंसेप्ट को सुधारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।